नाजरीन, कभी किताबें, सैनिटाइजर्स, कभी जूते तो कभी थप्पड़ और घूंसे। ये पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस ईवान का हाल है। जो कुछ कल पार्लियामेंट में हुआ वो आज भी ऐसा ही मंजर हमें देखने को मिला। कल बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाती रहीं और आज सैनिटाइजर की बोतलों से एक दूसरे पर हमले किए गए। दूसरी तरफ शेख रुहेल असगर की सुन लीजिए, वो ये कहते हैं कि गाली देना तो पंजाब का कल्चर है। बड़ी ही अजीब बात है, क्योंकि हमारे मुआशरे की पहचान और रिवायत तो है एक दूसरे को इज्जत देना, छोटों से शफकत से प्यार से पेश आना, बड़ों के लिए एहतराम से सर झुकाना। ये है हमारा कल्चर। ये गाली का कल्चर तो कभी भी नहीं था। कम से कम हमारे मुआशरे की पहचान तो ये कल्चर गाली देना तो कभी भी नहीं रहा। जिस किस्म की हुल्लड़बाजी करके मुकद्दस ईवान का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इस पर सजा तो कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। मगर फिर भी सोई हुई पार्लियामेंट में इतना तो हो गया कि हुल्लड़बाजी करने वाले अरकान पर कौमी असम्बली में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही बहुत है। माजी में अगर देखा जाए तो इस पार्लियामेंट में स्पीकर को जूता मार लें, जबकि मुंतखब वज़ीर आज़म का घेराव करने जैसे वाक़यात भी हमने देखे हैं। हम सबके सामने ये होता रहा है। यही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी एक सियासी जमात के अरकान को जूता मारा गया था। इस ऐवान की हुर्मत कोई एक बार तो पामाल नहीं हुई है, बल्कि मुख्तलिफ तरह के हंगामों की तारीखें रकम हुई हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट में बजट पेश करने के दौरान चूड़ियाँ भी वजीर ख़जाना पर फेंकी गईं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दस्ते गरबान भी हम लोगों ने देखा। जबकि PTI के दौरे हुकूमत में सबसे अनोखा काम तो ये हुआ कि गलीज गालियाँ देने के साथ साथ बजट की किताबें पढ़ने की बजाय हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे को मारते रहे। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नाकाबिले दिफा है। इसे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस किस्म की गालम गलोच और मारपीट के मनाजिर देखने को मिले, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। ताहम इस वाक़े पर नोटिस लेते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने CCTV फुटेज की मदद से जो अरकान पार्लियामेंट थे, जो एक दूसरे पर किताबें फेंक रहे थे, जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जो गालम गलोच कर रहे थे, उन्हें एटलीस्ट पार्लियामेंट में आने से रोका है। इस कार्रवाई के नतीजे में अली नवाज अवान, फ़हीम खान, अब्दुल मजीद न्याजी, अली मोहम्मद गौहर, शेख रुहेल असगर, आगा रफ़ीउल्लाह और हामिद अमीन को ऐवान में आने से रोका गया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस कार्रवाई के बाद ऐवान में हंगामे होना बंद हो जाएंगे? क्या कौम के लिए किए जाने वाले फैसलों में संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा? क्या फिर अवाम के मसाइल के हल तलब फैसलों की खातिर ऐवान में बिल पास करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा? हैरत तो इस बात पर है कि अगर वुज़रा और मुशीरों के लिए मराद देने का फैसला हो तो हुकूमत और अपोजिशन एक पेस पर नज़र आते हैं, मगर जब आवाम के मफाद की बात हो तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों सियासत खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम नैब की बात करें तो चेयरमैन नैब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिसे नैब में तरमीम करने का शौक़ है वो अपना शौक़ पूरा कर ले। ताहम मैं ये वाजे कर दूं कि इस मुल्क में करप्शन और नैब एक साथ नहीं चल सकते और नैब अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। चेयरमैन नैब ने यह भी वाजे अल्फाज में कहा कि इस महकमे ने बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला है और प्ली बार्गेन के जरिए अरबों रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं। बात यह है कि चेयरमैन नैब भी कह रहे हैं कि महकमे में तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकूमती बेंच ये शोर उठाते हैं कि जब फैटफ पर कानून साजी करने का मरला था तब नून लीग कई नुकाती एजेंडा लेकर पहुंच गई थी कि नैब में ये तरमीम की जाए, वो तरमीम की जाए। जबकि ऐसी खबरें भी सामने आई कि पीपल्स पार्टी ने नारे बुलंद किए थे कि नैब और मुल्क की तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते, नैब को ख़त्म किया जाए। और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर भी ये बयान जो है ना वो दे चुके हैं कि नैब के साथ चलते हुए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मुद्दा ये है कि तरमीम कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, असल कहानी क्या है? क्या हुकूमत के बस में कुछ नहीं है क्या, या फिर मुख्तलिफ हवाले से की जाने वाली जो कानून साजी है इसकी जो डोरें हैं ये कहीं और से हिलाई जा रही हैं? बात फिर वही पर आती है कि क्या ऐवान में संजीदगी दिखाने के लिए किसी ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है या फिर सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है? क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली जानिबदारी का उन्होंने मुजाहरा किया है, वो न्यूट्रल नहीं है। कैबिनेट मेंबर्स माँ बहन की गालियां, आपने रुहेल असगर को तो बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया और मैं एग्री करता हूं आपसे। लेकिन मुझे ज्यादा अफसोस है आपकी एनालिसिस से कि अली अवान शुड हैव बीन पॉइंटेड आउट, सिंगल्ड आउट। मैंने कल प्रोग्राम में लिया, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम, मैंने उनको कल प्रोग्राम में लिया। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। मैं सुन रही है ना, ये कल जो उन्होंने गालियां दी, उन्होंने कहा मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता
ये काम तो हम जाहिर जब अपने घर में नहीं करते तो पार्लियामेंट में कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उन्हें शर्मिंदगी है इस सारे एक्ट पर सर। मैं एक तो देखे ना, मैंने तो कल नहीं देखा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं उनके एक्ट किए हुए। क्या रिएक्शन किया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या रिएक्शन किया है किसी ने? उनको भी, और वो जो हामिद हैं, आप जरा मुवाजना कीजिए, मतलब बिल्कुल। और ये पेश ही इसलिए इस तरह से किया जा रहा है कि एज इफ के जी, तो कौन सा बजट है पाकिस्तान की तारीख में जिसमें ऑपोजिशन ने नारेबाजी नहीं की है? मुझे एक बजट बता दे। लेकिन ये कब हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर खड़े हुए हों और उनके ऊपर नारेबाजी और बजट की वो फेंकने की कार्रवाई की गई हो? मुझे एक वाकया पाकिस्तान की तारीख में बता दे। चाहे हुकूमत का एक्ट है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ऑपोजिशन ने जो किया उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हुकूमत का एक्ट इज मोर, देखें शाजिया, प्लीज अंडरस्टैंड, एक जब आप बैंक में जाती है ना, और कोई भी जाता है, तो बैंकर को हर हाल में तमीज से पेश होना होता है। वो क्लाइंट की तरह नारेबाजी नहीं, एहतजाज नहीं शुरू कर देता। क्लाइंट्स करते हैं, आप दुकान में जाते हैं, किसी अच्छी मॉल में जाते हैं, तो वो मॉल वाला आपकी तनकीद सुनता है, बिकॉज उसका काम होता है, वो उसी तरह से रिएक्ट नहीं करता, वरना उसको नौकरी से निकाल देंगे। सर एहतजाज करना आप लोगों का हक है। हुकूमतों का काम वो नहीं होता जो मुराद सईद और परवेज खटक कर रहे थे। लोगों का हक है, बिल्कुल हक है। किसने रोका है कि आप लोग एहतजाज ना करिए? ऑपोजिशन का काम है। एक जुमला कंप्लीट कर लूं जी प्लीज, लेकिन साथ इसका भी जवाब दे दें जो अली गौहर ने कल किया। अब मैं वो चला नहीं सकती सर, वो तो एहतजाज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए ना ऐसे। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा था, किसके इंटरेस्ट में था कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर ना सुनी जाए? जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे, उस दिन ऑपोजिशन के हक में था कि उनकी तकरीर में मुदाखलत की जाए। बड़ा क्लियर है, जाहिर है हुकूमत क्यों चाहेगी कि फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं और उनको ना सुना जाए? और वो भी एक बड़ा रिस्ट्रेंड वो था, टेलीविजन पर सब आपने देखा, अभी भी आप चला सकेंगी शौकत तरीन साहब की स्पीच, बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल और क्लियरली विदाउट एनी इंटरप्शन की गई। अब ऑपोजिशन लीडर ने तकरीर करनी शुरू की और 20 मिनट भी नहीं शायद हुए थे कि स्पीकर ने वो बंद करवा दी तकरीर और उठ के चले गए कि जी इसको रोक दें। भाई अगर उतना ही एहतजाज था जितना पहले दिन था, तो फिर आप शौकत तरीन की भी स्पीच रुकवा देते। अगर इतना खराब हो गया था माहौल पहले दिन, जिसकी वजह से हुकूमत वालों ने रिएक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह, अगर हुकूमतें ये करना शुरू कर देंगी, एहतजाज करना ऑपोजिशन का राइट होता है। 2014 में इमरान खान एज एन ऑपोजिशन लीडर कंटेनर लेके बाहर निकले थे, क्योंकि नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर भी लेके बाहर निकल जाते, तो फिर क्या होता? वो मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूं सर, ऑपोजिशन का राइट है एहतजाज करना, तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, लेकिन अली गौहर साहब ने जो कल लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस तरह गालियों के साथ वो नारेबाजी कर रहे थे, अली गौहर ने जी, अली गौहर ने पहले देखे ना, हमारा इंटरेस्ट था ही नहीं कि ऑपोजिशन लीडर की तकरीर में, क्योंकि मसला क्या था मैं आपको बताता हूं। मसला क्या था, हमने जोकिंग ली जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर प्रिपेयर हो रही थी, तो हमने कहा कि कौम को पता चलेगा कि वो कितनी गरीब हो गई है इस बजट के बाद। इस वजह से वो तकरीर नहीं चलने देते, और उन्होंने फैसला करके आए थे कि तकरीर नहीं चलने देंगे। किसके इंटरेस्ट में है कि जी हाउस को ऑर्डर पे चलाया जाए? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीकर की है उनकी। आप कह रहे हैं कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए और सबको एक साथ मिला दें। क्यों सबको एक साथ मिला दें? जिसकी जो जॉब है, तो स्पीकर भी बेबस नजर आए, वो भी बेबस तो छोड़ देना, फिर जाके इमरान खान से बात करें कि जी अगर आप फिर इमरान खान से बात करें जाके कि इमरान खान साहब, आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये प्लान कर रहे हैं, देखें इसकी जो जड़ें हैं ना, वो 2018 का इलेक्शन है। जब आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके लाके बिठा देंगे जिनमें ना अहलियत है, ना कैपेसिटी है, ना प्रोफेशनलिज्म है, और उनको पता है कि वो वन टाइम के लिए आए हैं, तो फिर वो यही होगा असेंबली का हाल। अगर किसी ने सोचा था कि यहां बड़ी जबरदस्त तरीके से असेंबली चलेगी, इस वजह से मैं तो ये कहता हूं कि इस वजह से जो हमने पिछले 3 दिन में देखा है कि इसका नहीं चल सकती, इसका एक ही वे फॉरवर्ड है, एक ही फॉरवर्ड है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर बगैर किसी की मुदाखलत के इलेक्शन करवाएं, और फिर आप देखें कि इलेक्शन असेंबली कैसे चलेगी। ये असेंबली चल ही नहीं सकती है।